तो ये हमारा कैपिटल गेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको एक दूसरा ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, जिस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो वो सेक्शन है आपका 45 टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू ए स्टॉक इन ट्रेड। इस वाले टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है और इसके एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है। इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन के साथ एग्जामिशन भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम 54 ईसी भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? आपको नॉर्मली पता है कि जब आप कैपिटल असेट का ट्रांसफर करते हो तो आपको कैपिटल गेन होता है। किस ईयर में होता है? जिस ईयर में आप ट्रांसफर करते हो उस ईयर में आपके ऊपर टैक्स लगता है। और किस वैल्यू पे लगता है? उस वैल्यू पे टैक्स लगता है जिस वैल्यू पर आपने सेल किया, यानी कि सेल प्राइस माइनस जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। और इसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये जो बैलेंस आता है आपका, ये इसको गेन या लॉस बोलते हैं, ठीक है। ये गेन आएगा, ये लॉस आएगा, ठीक है। तो गेन दो तरह के गेन हो सकते हैं आपका, शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग पर। पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आपका ज़्यादा है, मतलब मंथ या 24 मंथ या 36 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी एसेट को सेल परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि पीरियड होल्डिंग किस एसेट के लिए कितना है। तो उसके बेसिस पर आपको देखना पड़ेगा ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। जैसे शेयर्स खरीदे हैं तो आपने वहां पर आपको देखना पड़ता है, लिस्टेड शेयर है तो वहां पर देखना पड़ता है आपको 12 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर अनलिस्टेड शेयर है तो वहां पे आपको 24 मंथ्स का देखना पड़ता है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां भी 24 मंथ्स का देखना पड़ता है। अदर असेट्स की केस में आपको 36 मंथ का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ता है। तो अब कन्वर्जन की बात करते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या है? आपने असेट को सोल्ड तो नहीं किया, जो आपकी कैपिटल असेट है आपने उसको सोल्ड तो नहीं किया, लेकिन आपने उसको क्या किया? आपने उसको कैपिटल सेट को अपने बिजनेस में ला लिया। आप अपने बिजनेस में उसको क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने उसको अपने बिजनेस की असेट बना दिया। यानी कि आपके पास, सपोज करो आपके पास ज्वेलरी थी, उसके बाद जो आपने आज से 10 साल पहले खरीदी थी, आज से 10 साल पहले आपने 1 केजी गोल्ड खरीद रखा था। अब आपने क्या किया? 10 साल बाद एक ज्वेलरी की शॉप ओपन करी और अब आपने उस कैपिटल असेट को, तब तो वो आपके लिए कैपिटल असेट थी जब आपने खरीदी थी, अब आपने उसको क्या कर दिया? अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए इन्वेंट्री। तो इस केस में क्या माना जाएगा कि जिस ईयर में आपने ऐसा किया ना, जिस ईयर में आपने उसको अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, उस ईयर में ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। वो ट्रांसफर मान लेंगे और आपको हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा। ऐसा मान लेंगे कि आपने अपनी असेट को, अपनी ज्वेलरी को सेल कर दिया। किसको? अपने बिजनेस को सेल कर दिया। और उस केस में आपके हाथ में कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। एक्चुअल में आपने किसी को सेल नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन आपने अपने बिजनेस में डाल दिया उस एसेट को। तो वहां पे आपके लिए क्या बनेगा? कैपिटल गेन बनेगा। तो इसमें कैसे कंप्यूटेशन होगी ये देखो। अगर आपने कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में, तो ये क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा। सबसे पहली बात, ट्रांसफर माना जाएगा, तो इसको कैपिटल एसेट है और ट्रांसफर हो रहा है उसका, तो कैपिटल गेन भी आएगा। अब कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा किस ईयर में होगा? जिस ईयर में आपने स्टॉक सोल्ड करोगे। यानी कि आपने ज्वेलरी जिस आपने ज्वेलरी को बिजनेस में ले गया है, अब बिजनेस की वो असेट, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड आपका जब सोल्ड करोगे ना, उस ईयर में आपके ऊपर टैक्स लगेगा। क्योंकि आपके पास एक्चुअल में तो कोई कंसिडरेशन आई नहीं, सेल प्राइस आई नहीं। तो जिस ईयर में आपके पास सेल प्राइस आएगा, ये मान लेंगे कि उस साल में आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना है। अब आपने एक्चुअल में सेल भी नहीं किया, ठीक है, आपने सिर्फ जस्ट क्या किया? अपनी ज्वेलरी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया अपने स्टॉक इन ट्रेड में। तो आप सेल प्राइस क्या लोगे? यानी कि हमने देखा था कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सेल प्राइस। तो उस केस में आपको सेल प्राइस क्या लेना है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि जिस दिन भी आपने अपनी कैपिटल असेट को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, उस दिन की उस कैपिटल असेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है, उसको हम मान लेंगे कि वही आपकी डीम्ड फुल वैल्यू फॉर ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि वही मान लेंगे, उसी वैल्यू पर आपको सेल किया है अपने बिजनेस को, ये मान लेंगे हम, ठीक है। तो ये था आपका कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने के लिए करने का प्रोविजन। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ ये 2 पॉइंट आपको याद रखने अच्छे से। एक तो पहला पॉइंट ये है कि आपको जो कैपिटल गेन लगेगा वो कब लगेगा? नॉर्मली कब लगता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर में। जिस ईयर में आप ट्रांसफर करते हो उस ईयर में लगता है। तो यहाँ पर आपने ट्रांसफर एक्चुअल में किसी को सोल्ड तो नहीं किया, लेकिन जिस ईयर में आप उसको एक्चुअली सोल्ड कर दोगे ना, बिजनेस में लिया है, यानी कि बिजनेस में अगर आप फाइनेंशियल ईयर 10-12 में लेके आए अपने कोई कैपिटल असेट को, लेकिन वो सेल हुआ 16-17 में, तो टैक्स कहाँ पर लगेगा आपको? कैपिटल गेन इस वाले ईयर में लगेगा, ना कि इस वाले ईयर में, ठीक है। और एक आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि आपको जो सेल प्राइस लेना है कैपिटल गेन निकालते टाइम, वो एफएमबी लेनी होगी, डेट ऑफ कन्वर्जन की, जिस भी दिन आप उस असेट को कन्वर्ट करोगे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जामिशन भी पढ़ाना चाहूँगा 54 ईसी की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनता है ना आपका इस वाले का, तो उसमें वो एग्जामिशन भी देते हैं आपको। आराम से आपका 6 से 8 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन बनता है, और वहाँ पर वो एग्जामिशन भी पूछते हैं आपसे, और बिजनेस इनकम भी निकालने को पूछते हैं आपसे कि बिजनेस की इनकम कैसे निकालोगे। तो बिजनेस की इनकम तो हमने पीजीबी में पढ़ा हुआ है आराम से, कि बिजनेस की इनकम कैसे निकलती है आपकी? जो भी आपका सेल प्राइस होता है, यानी कि जो भी आपकी रेवेन्यू है उसमें से आपको खर्चा माइनस करना होता है।
एक्सपेंस माइनस करना होता है, वो आपकी इनकम आ जाती है, बिजनेस इनकम। ये आपकी टैक्सेबल होती है पीजीबीपी एड में। तो यहाँ पे जो आपने कोई ज्वेलरी को आपने क्या किया था, बिजनेस में कन्वर्ट किया था, तो आपने वो ज्वेलरी को खरीदा तो है नहीं, तो आपका परचेस प्राइस क्या रहेगा यहाँ पर, जिस भी प्राइस पे आपने कैपिटल गेन टैक्स दिया है वो प्राइस आपका परचेस प्राइस बन जाएगा। यानी कि मान लो आपने ज्वेलरी को खरीदा कितने में था, खरीदा था आपने 10 लाख में, लेकिन आपने जिस दिन कन्वर्ट किया ना उसकी एफएमबी थी 50 लाख, आगे जाके आपने इसको बिजनेस में बेच दिया 70 लाख में, तो सेल प्राइस तो यहाँ पे 70 लाख हो जाएगा, और लेकिन आपने खरीदा नहीं था, तो एक्सपेंस आपको क्या लेना है, आपने कैपिटल गेन में 50 लाख पे टैक्स दिया, मतलब 50 लाख इसकी वैल्यू कंसिडर करी थी सेल प्राइस, तो आपको 50 लाख इसकी कॉस्ट माइनस करनी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं एक एग्जामिशन पढ़ते हैं 54 ईसी की, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर ये वाले जो टॉपिक से क्वेश्चन बना तो वो एग्जामिशन आपसे पूछी जा सकती है। तो चलो जल्दी से वो वाली एग्जामिशन भी हम देख लेते हैं। तो हाँ, एक बात सुनो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या फिर आपको इस चैनल से ज़्यादा भी हेल्प मिल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और इसके साथ में ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको नोट्स मिलेंगे और वहाँ पर अपडेट भी मिलेंगी सीए, आपके जो भी सीए का कोर्स है उससे रिलेटेड। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो शुरू करते हैं। एग्जामिशन, कैपिटल गेन एग्जामिशन, हमें ये वाले सेक्शन की एग्जामिशन पढ़नी है। अब ये एग्जामिशन किसको मिलती है, सबसे पहले आपको इसमें देखना एलिजिबल एसएससी कौन है। तो एनी एसएससी, मतलब कोई भी एसएससी हो उसको मिलती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, किसी भी कंपनी को ये वाली एग्जामिशन मिल जाती है। उसके बाद कौन सी असेट, कौन सी कैपिटल असेट सोल्ड करने पर मिलती है, तो ये जो आपको जब कोई भी एसएससी लैंड या बिल्डिंग को सेल करता है और उसको क्या होता है, वो लैंड और बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पर नहीं मिलती, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पर मिलती है। उसके बाद स्पेशल कंडीशंस इसकी क्या है, इन्वेस्ट करना है आपको पैसा किस में। ठीक है, अगर आप किसी भी एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है क्या ट्रांसफर करने से, लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करने से, तो उसको एग्जामिशन मिल जाएगी सेक्शन 54 ईसी की, अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर दे किसमें, नोटिफाइड बॉन्ड्स में। और ये नोटिफाइड बॉन्ड्स किसकी हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आरईसी बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। इन्वेस्ट, असेट टू इन्वेस्ट, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है आपको, और ये बॉन्ड्स का जो टेन्योर रहने वाला है वो 5 साल के बाद रिडीम होंगे। टाइम लिमिट क्या है, इन्वेस्ट करने की टाइम लिमिट है विद इन 6 मंथ, आपको विद इन 6 मंथ इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब एग्जामिशन आपको कितनी मिलेगी, ये एग्जामिशन कितनी मिलेगी, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। लोअर मिलेगी कैपिटल गेन, लोअर ऑफ कैपिटल गेन, जितना आपको कैपिटल गेन होगा और जितना आपने बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया उसमें से जो दोनों लोअर है। जैसे मान लो आपको कैपिटल गेन हुआ 12 लाख का और आपने इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख, तो आपको एग्जामिशन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 12 लाख की। अब सपोज करो आपको कैपिटल गेन हुआ 70 लाख का और अपने एग्जामिशन आपने इन्वेस्ट किया 50 लाख, तो अब मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 50 लाख। और इसमें मैक्सिमम आप एग्जामिशन कितना ले सकते हो कैपिटल गेन से, 50 लाख पर ईयर। ठीक है, और इसमें एक सेक्शन होता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, तो आप क्या कर सकते हो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, उतना जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितने की आप डिडक्शन लेना चाहते हो। और जो आप नया एसेट खरीदोगे उसको आप सोल्ड नहीं कर सकते 3 साल से पहले। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी एग्जामिशन क्या होगी, रिवर्स कैलकुलेट हो जाएगी और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें 50 लाख है, ये मैंने आपको बता दिया। आओ अब इसका एक हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बोला। ठीक है, 55.2 था कन्वर्जन रिलेटेड आपका। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो इस सेक्शन में याद रखने वाली जो चीज़ थी वो 2 थी। आपको कैपिटल गेन कब लगेगा, यानी कि ईयर ऑफ टैक्स। ईयर ऑफ टैक्स क्या रहने वाला है आपको, जिस ईयर में आप बिजनेस असेट यानी कि बिजनेस का जो स्टॉक इन ट्रेड आप सेल करोगे उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा, उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ईयर ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा था आपको सेल प्राइस क्या लेना है, यानी कि आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेनी है कैपिटल गेन निकालते टाइम, तो ये लेनी है आपको एफएमबी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ये आपको लेनी है। उसके बाद हमने देखा एग्जामिशन। एग्जामिशन देखिए हमने 54 ईसी की। 54 ईसी की एग्जामिशन किसको मिलती है, ऑल एसएससीज को मिलती है। कब मिलती है, अगर वो लैंड या बिल्डिंग जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, उसको ट्रांसफर करता है तो उसको इन्वेस्ट उसको क्या मिलती है, 54 ईसी की यानी कि एग्जामिशन मिलती है कैपिटल गेन टैक्स से। जो उसको कैपिटल गेन हुआ है उसमें से उसको एग्जामिशन मिलती है मैक्सिमम 50 लाख की। कब मिलती है, अगर वो इन्वेस्ट कर देता है किसमें, एनएचएआई या फिर आरईसी के बॉन्ड में विद इन 6 मंथ। ठीक है,
तो उसको एग्जम्पशन मिल जाती है। और एग्जम्पशन का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, कैपिटल गेन का अमाउंट जो है, और या फिर जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टेड अमाउंट, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आपको मिलता है। लेकिन इसकी एक मैक्सिमम कैप क्या है, 50 लाख। यानी कि किसी भी केस में अगर ये आपको 50 लाख से ऊपर आता है तो वो वहाँ पर नहीं मिलेगी, यानी कि 50 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। और अब आपके आईसीआई के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है धांसू सा, उसको हम करते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। मिस हर्षिता ने क्या किया, परचेज करी थी लैंड। लैंड को उसने परचेज किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 35 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर 2004 and 5 एंड हेल्ड सेम एज हर कैपिटल असेट। उसको उसने हेल्ड किया कैपिटल असेट टिल 20 मार्च 2024, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, शी स्टार्टेड रियल एस्टेट बिजनेस। उसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया इस तारीख को, ठीक है, यानी कि 21 मार्च 2024 को, और कन्वर्ट कर दिया अपनी कैपिटल असेट यानी कि लैंड को स्टॉक इन ट्रेड में फॉर हर बिजनेस ऑन साइड डेट। इस डेट पे उसने क्या कर दिया, अपनी कैपिटल असेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड इज 210 लाख। उसके बाद उसने क्या किया, सी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स इक्वल साइज क्वालिटी एंड डायमेंशन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख एंड कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2024 एंड शी सोल्ड 10 flats at 30 lakh per flat in March 25 and remaining 5 flats held stock in trade as on 31st March 25। अब इसने क्या बोला, सी इन्वेस्टेड, ठीक है, शी इन्वेस्टेड 50 lakh in bond issued by National Highway Authority of India as on 31st March 2025 and another 50 lakh in the bonds of REC in April 25। कंप्यूट करना है आपको amount of chargeable capital gain and business income in the hands of Mr. Harshita arising from above transaction for the assessment year 25-26 indicate clearly reason for treatment of each item। और यहाँ पर आपको cost inflation इंडेक्स दिए हुए हैं इस ईयर का, इस ईयर का और इस ईयर का, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार नोट कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने लैंड को परचेज किया, ठीक है। परचेज किस ईयर में किया और कब किया, उसने परचेज किया फाइनेंशियल ईयर 2004 and 5 में। कितने रुपए के लिए परचेज किया उसने, 35 लाख रुपीज़ उसकी कॉस्ट थी। परचेज प्राइस कितना है, 35 लाख रुपीज़। और इसको कैपिटल साइड उसने होल्ड किया किस दिन तक, अब 21 मार्च 2024 को उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और इस दिन की इसकी एफएमबी कितनी दी हुई है आपको, 210 लाख। अब इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद उसने किया, जब उसके पास लैंड आ गई ना, उसने उस पर कंस्ट्रक्शन किया। 15 फ्लैट उसने क्या किए, कंस्ट्रक्ट किए। कितनी कॉस्ट थी उसकी पर फ्लैट की, 10 लाख रुपीज़ पर फ्लैट। और इसके बाद उसने क्या किया, ये फ्लैट्स को सोल्ड कर दिया उसने मार्च 25 में। इसमें से उसने 10 फ्लैट्स सोल्ड कर दिया एट दी रुपीज़ 30 लाख पर फ्लैट। और उसके पास 5 फ्लैट्स क्या बचे, स्टॉक इन ट्रेड 31/3/2025 को। अब आपको बोला गया है कि आपको उसकी बिजनेस इनकम बतानी है। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 26, 25, 27 और फाइनेंशियल ईयर 24, 25 के लिए आपको क्या बतानी है, उसकी कैपिटल गेन की इनकम बतानी है और एंड बिजनेस हाइट की इनकम बतानी है, ठीक है। ये आपको बोला गया है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले हम निकालेंगे इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन यहाँ पर एक ध्यान रखना, कैपिटल गेन किस ईयर में लगेगा, जिस ईयर में उसने असेट को सोल्ड कर दिया। तो उसने असेट को सोल्ड कब किया, आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ठीक है। 24-25 में उसने असेट को सोल्ड किया है, तो इसी ईयर में आपके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और कितनी असेट की लगेगा, सिर्फ 10 फ्लैट सोल्ड किए तो उसको 10 पर ही कैपिटल गेन देना पड़ेगा इस साल में, ना कि पूरे 15 पर देना है। तो एक बार कैपिटल गेन का अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी रहने वाली, क्या रहने वाली है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। ये आपको कितनी दी गई है, 210 लाख। इसमें से आपको क्या करना है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अगर आपको कुछ दिए होते तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता, आपकी यही नेट कंसिडरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या चीज माइनस करनी है, सबसे पहले आपकी माइनस करनी है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आपकी क्या ये असेट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा। कितने में खरीदी आपने ये लैंड को खरीदा था, 35 लाख में, फाइनेंशियल ईयर 2004 and 5 में। तो उस ईयर को आपको, और आप इसको
कन्वर्ट कब किया आपने, इसको कन्वर्ट किया ईयर ऑफ कन्वर्जन, यानी यहाँ पे आपको जो इंडेक्स करोगे तो यहाँ पे कन्वर्जन वाला ईयर लेना है, ठीक है। ऊपर आपको कन्वर्जन वाला ईयर लेना है और यहाँ पे 2004 एंड 5 लेना है। यहाँ पर आपको कन्वर्जन कब किया आपने, कन्वर्जन किया आपने 23 और 24 में, यानी आपको यहाँ पे 23, 24 का इंडेक्स लेना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इंडेक्स दिए हुए हैं 24, 20 का 320, 348 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, और यहाँ पे 113 दिया हुआ है। इसको आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपके पास जो फिगर आएगी वो आपकी इंडेक्स कॉस्ट हो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये फिगर आएगी 107, 78, 761। तो ये आ गया आपका, सॉरी इसमें से अभी आपको तो ठीक है, यहाँ पर आपका क्या जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। और ये कैपिटल गेन क्या रहेगा आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा, क्योंकि जो आपने असेट किया करिए लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करिए, 36 मंथ से ज़्यादा आपने इसको होल्ड किया है, तो इसके लिए जो आपका कैपिटल गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये आपको गेन हो गया 1,02,21,238 का आपका कैपिटल गेन आ गया। अब यहाँ पर इसने बताया था आपको, क्वेश्चन ने क्या बताया था, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसने इन्वेस्टमेंट किया किसमें, बॉन्ड में। और ये आपको बॉन्ड समझना चाहिए इससे कि यहाँ पर ये सेक्शन किसकी बात कर रहा है, 54 ईसी। अब 54 ईसी किसको मिलता है, आरएसएस को मिलता है। तो आरएसएस को मिलता है, लेकिन कैपिटल असेट जो ट्रांसफर हो रही है कौन सी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होनी चाहिए, या लैंड होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग है, दोनों है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी, एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 ईसी, लोअर ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितना है आपको, 1 करोड़ रुपये, ठीक है। 1,02,21,238 या फिर जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने इन्वेस्ट कितना कर दिया, 50 लाख प्लस 50 लाख, आपने 1 करोड़ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। थर्ड लिमिट इसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है, 50 लाख से ऊपर आप इसमें एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। तो इनमें से जो भी तीनों से लोअर आएगा वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन क्लेम करनी है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी 50 लाख की। और जो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन आ गया, यहाँ पर आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपका आ गया 52,21,238, 52,21,238। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या देखा था, उसने सिर्फ 10 फ्लैट बेचे हैं 15 फ्लैट में से। तो यहाँ पर जो आपको कैपिटल गेन आया ना, उसमें से जो एग्जाम्पशन लोगे तो यहाँ पर वो 10 फ्लैट के प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको। ये कैपिटल गेन क्या, पूरे कैपिटल गेन 15 फ्लैट के लिए, पूरे 15 फ्लैट के लिए आया कैपिटल गेन, इसको आपको 10 फ्लैट के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम्पशन क्लेम कर पाओगे। तो ये मिस्टेक एक बच्चों से काफ़ी होती है, जो मेरे से भी होने वाली थी, लेकिन मैंने इसको पहले ही नोटिस कर लिया। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, यहाँ पर आपको कन्वर्ट कर लेना उसको। यहाँ पर आपको लिखना है प्रपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर 10 फ्लैट्स। इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 लाख, सॉरी 1,21,00,000, 2,21,238, ये कितने फ्लैट का है, 15 फ्लैट्स का है। तो आपको उसको 10 फ्लैट्स के लिए कन्वर्ट करना है, और फिर यहाँ पर आपका 10 फ्लैट्स के लिए अमाउंट हो जाएगा कैपिटल गेन का। तो ये आपका प्रपोर्शनेट अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 68,40,000, 14,158, ये आपका कैपिटल गेन। तो अब जो आपका फाइनल कैपिटल गेन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18,14,158, 18,14,158। ये तो आपका कैपिटल गेन का है। अब आपको बिजनेस इनकम निकालनी है उस साल की, ठीक है। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी का आपको कैसे निकालते हो, सबसे सिंपल तो यही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सेल प्राइस ऑफ फ्लैट्स। आपने 10 फ्लैट्स बेचे हैं, 30 लाख रुपए का पर फ्लैट है, तो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पर आपको 300 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ परचेज लेनी है। कॉस्ट ऑफ परचेज आपको क्या लेनी है, जो आपकी लैंड थी, यहाँ पर लिखो सिर्फ एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड आपको 10 फ्लैट की लेनी है, यानी पूरे 15 फ्लैट की आपको कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 210, क्योंकि जिस दिन की कन्वर्जन वैल्यू थी वही उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। तो 15 फ्लैट की ये है, तो 10 फ्लैट की आपको ऐसे डिवाइड करके निकाल लेनी है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड। और यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लेना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, उसने एक फ्लैट बनाने में 10 लाख रुपये खर्च करें, तो यानी कि उसने 10 फ्लैट बनाने में कितने रुपये खर्च करें, 1 करोड़। और ये आ गया आपका 1,40,00,000। तो उसने 3 करोड़ का उसने फ्लैट बेच सेल करे फ्लैट्स, ठीक है। 10 फ्लैट मिला के उसने 3 करोड़ की सेल कर दिया, जिसमें से उसकी 2,40 की कॉस्ट है। तो उसको गेन कितना हुआ, इनकम कितनी हुई बिजनेस की, 60 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। इसमें याद रखने वाली बात क्या थी, जो आपको कैपिटल गेन लगेगा वो सिर्फ 10 फ्लैट के लिए लगेगा, ना कि पूरे 15 फ्लैट के लिए। तो आपको जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट आएगा उसको प्रपोर्शन करना है, उसके बाद एग्जाम्पशन लेनी है, और बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, सिंपल था। अब हम एक बार देखते हैं आईसीआईसीआई इसको टैली करते हैं अपने आंसर को, ठीक है। हमारा कैपिटल गेन क्या 18,12,158, और आईसीआईसीआई का आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो आईसा ने कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करा वैसे करा, ठीक है। उसने भी 2,10,00,000 की कॉस्ट ले ली और इंडेक्स ले लिया वही, और इतना उसका भी आया, और 50 लाख की उसने एग्जाम्पशन ले ली। ये आ गया हमारे से टैली हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बिजनेस इनकम को ऊपर कैलकुलेट किया। बिजनेस में इन्होंने सेल प्राइस लिया सबसे पहले 3 करोड़ का, ठीक है। कॉस्ट ली ऑफ फ्लैट की, जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू 1,40,00,000। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिया 10 × 10 1 करोड़, 60 लाख की इनकी बिजनेस इनकम आ गई। हमारी भी ये थी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ नोट डाले यहाँ पर, आप भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपने 50 लाख किसमें इन्वेस्ट किए, नाई के बॉन्ड में, और 50 लाख उसने इन्वेस्ट किए आरईसीएल के बॉन्ड में। इस साल में किए, इस साल में भी किए, लेकिन दोनों क्या है टाइम लिमिट के अंदर उसने किए, विदिन 6 मंथ किए। तो मैक्सिमम पर दोनों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन इस सेक्शन में मिलता है कितना, 50 लाख का ही। तो यानी कि यहाँ पर 50 लाख का डिडक्शन आप ले सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर उसने 30 लाख दिया होता, यहाँ पर 20 लाख किया होता, तो भी उसको दोनों का मिलाकर कितना मिल जाता, 50 लाख का डिडक्शन मिल जाता। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर खत्म होता है। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना अगला टॉपिक आपको क्या कौन सा मुश्किल लगता है या कौन सा इंपॉर्टेंट लगता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ।